विनायक वीर या विवादित श्रृंखला के भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो भाग है उसकी थीम है विनायक के हृदय में क्रांति का प्रादुर्भाव। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि प्लेग के बाद विनायक और उनका परिवार वो पूर्ण रूप से यानी स्थायी रूप से नासिक में शिफ्ट हो गए थे। वहां पर विनायक की मुलाकात महस्कर रावे जी और कृष्णा पागे से हुई। अब 1899 के अंत तक आते आते विनायक ने महज 16 साल की उम्र में महस्कर और राव जी के साथ मिलकर राष्ट्रभक्त समूह यानी द सोसाइटी ऑफ पैट्रियट्स बनाई। वहां पर उन्होंने शपथ ली कि वो क्रांति के द्वारा देश को आज़ाद कराएंगे और अपने प्राणों को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने पहले से ही मेजिनी और जाने कितने क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ी हुई थी और उन्हें कहीं ना कहीं जो सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं उनकी कार्य प्रणाली का पता था और उसी की जो कार्य प्रणाली जो उन्होंने पढ़ी हुई थी उसी आधार पर उन्होंने अपनी जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसकी भी कार्य प्रणाली तय की। जैसे कि जब भी उनकी सीक्रेट सोसाइटी की मीटिंग होती थी ना तो वो कोड वर्ड यूज़ करते थे राम हरि कि आज तो राम हरि की मीटिंग है। फिर विनायक ने सजेशन दिया कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें 2 ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जो प्रकट रूप से सभी लोगों में सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और एक जो होगी वो मेन सीक्रेट सोसाइटी होगी। और जो ये प्रकट जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी ना जो प्रकट रूप से त्योहारों मेलों और रैली वगैरह का आयोजन करेगी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर जो लोग कनेक्ट करेंगे उनकी पूरी जांच परख के बाद जो टैलेंटेड लोग होंगे जो पूर्ण रूप से समर्पित लोग होंगे उनको सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाएगा। अब इसी उद्देश्य के साथ विनायक ने 1 जनवरी 1900 में मित्र मेला की स्थापना की। यानी मित्र मेला क्या करेगी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी और लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी और जो लोग सच में ही समर्पित होंगे वो मेन सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। तो अब क्या होता था कि हर शनिवार और रविवार को मित्र मेला की मीटिंग होती थी। वहाँ पर एक स्पीकर चुना जाता था, टॉपिक मुद्दे चुने जाते थे डिस्कशन के लिए सामाजिक राजनीतिक। धीरे धीरे ये जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दे थे ये क्रांतिकारी मुद्दों में बदल गए। पहले तो ये मीटिंग पागे के घर पर होती थी लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना एक स्थायी कमरा किराए पर ले लिया। अब बात आती है कि कमरे को जब सजाया जाए तो कैसे सजाया जाए, तो भाई बहुत सारे फोटो लगाए गए। वहाँ पर महाराज शिवाजी का फोटो लगाया गया, वहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई का फोटो लगाया गया, वहाँ पर चापेलकर भाइयों के फोटो लगाए गए और साथ ही साथ वहाँ पर नाना साहेब का फोटो लगाया गया। फिर महस्कर ने विनायक को सजेस्ट किया कि जो ये रूम है ना इसकी थीम बहुत क्रांतिकारी हो रही है और पुलिस को शक हो सकता है और रेड वेड पड़ सकती है रूम पर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश एम्परर है उनका भी फोटो लगा लेते हैं कमरे में, इससे क्या होगा पुलिस को शक नहीं होगा हम पर। तो विनायक ने कहा कि ऐसे तानाशाहों की फोटो लगाने से तो अच्छा है कि मैं अरेस्ट हो जाऊं। लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और उन सब ने डिसाइड किया कि जो क्रांतिकारी हैं उनकी फ़ोटोज़ के साथ साथ जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी भी फ़ोटो लगाई जाएगी ताकि पुलिस को किसी तरह का शक ना हो। साथ ही साथ उन्हीं के ग्रुप का एक सदस्य रोड पर बाहर खड़ा होता था कि कहीं कमरे की जो आवाज़ है वो कहीं रोड तक तो नहीं पहुंच रही है, और अगर वो सड़क तक आवाज़ पहुंच रही है तो उसका काम होता था कि कभी पुलिस वगैरह अगर आए तो उसका काम था रूम में इन्फॉर्म करना किसी भी तरीके से, ताकि जो मुद्दा अंदर रूम में चल रहा है डिस्कशन जो चल रहा है तुरंत ही वो टॉपिक को बदल सके, यानी क्रांतिकारी टॉपिक से वो कोई सामाजिक मुद्दा डिस्कशन करने लग जाए। अब 24 जनवरी 1902 में विनायक ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए पूना के प्रसिद्ध कॉलेज फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया। जल्दी जो उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था उसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी ओर आकर्षित किया और वो सावरकर ग्रुप का हिस्सा बन गए। उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई में कालिदास भवभूति और न जाने कितने सारे अंग्रेजी रचनाकारों को भी पढ़ा। बीए सेकेंड ईयर में जब ओपनिंग सेशन में उनको भाषण देने के लिए कहा गया और जब उन्होंने भाषण दिया तो पूरा का पूरा हॉल जो है तालियों से गूंज रहा था। और अब तक ना विनायक एक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता के रूप में उभर चुके थे।
विनायक के पूना आने के बाद नासिक में जो मित्र मेला का काम था वो उनका भाई बाबाराव और बाल संभाल रहे थे। 1903 तक आते आते मित्र मेला की ब्रांचेस जो थी पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी थी। 1904 में विनायक ने मित्र मेला के सभी सदस्यों की एक एनुअल मीटिंग ली और यहाँ पर डिसाइड किया गया कि मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत रखा जाए। तो यानी अब मित्र मेला बन गया है अभिनव भारत और 1904 से अभिनव भारत के सभी सदस्यों की एनुअल मीटिंग होने लगी। मित्र मेला समूह ने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल का व्यापक रूप से नासिक में आयोजन किया। लगातार विनायक का ज़्यादातर समय न्यूज़पेपर पढ़ने, जर्नल वगैरह पढ़ने और मीटिंग के लिए नए मुद्दे तैयार करने में जाता था। विनायक ने 20 से 30 किताबों की एक नई लिस्ट तैयार की, जो किताबें मित्र मेला के सभी सदस्यों को पढ़नी कंपलसरी थी। और साथ ही साथ विनायक ये भी चाहते थे कि जो सदस्य हैं उनको कम से कम मैजिनी, विवेकानंद, नेपोलियन, इन सारे लोगों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी जीवनी के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो मित्र मेला के सदस्य थे उनको काल न्यूज़पेपर भी पढ़ना होता था। इसी के साथ शारीरिक व्यायाम भी मित्र मेला समूह का एक अहम हिस्सा था। सभी सदस्य कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि तैराकी, दौड़ना, पहाड़ चढ़ना और कई दिनों तक भूखा रहना, जंगल में रहना। यानी इन सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि विनायक अपने समूह के हर एक सदस्य को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रहे थे। इसी बीच विनायक के मामा आते हैं और वो बताते हैं कि भाई मैंने विनायक की शादी तय कर दी है। तो इस शादी की बात ने विनायक के अंतर मन में मानो एक युद्ध छेड़ दिया हो, क्योंकि विनायक को लग रहा था कि भाई मैं तो एक क्रांतिकारी हूँ, एक क्रांतिकारी का जीवन मैंने चुना है और पता नहीं है कि कब मैं अरेस्ट हो जाऊँ, कब मुझे फांसी हो जाए। तो ऐसे में फिर एक लड़की का जीवन क्यों बर्बाद किया जाए। फिर विनायक ने सोचा कि क्या क्रांतिकारियों को विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो फिर जो फाइनल डिस्कशन है वो ये हुआ कि भाई क्रांतिकारी जो हैं उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए, न सिर्फ अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए बल्कि अपने परिवार, माँ बाप, पत्नी सबको कुर्बान करने के लिए। और अगर एक क्रांतिकारी की मृत्यु हो जाती है तो क्या ये सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं कि उस क्रांतिकारी के परिवार को सहयोग करे, उनकी मदद करे। और फिर एक और बात ये थी कि उनके पिता की मृत्यु के बाद यानी दामोदर पंत की मृत्यु के बाद विनायक की जो आर्थिक स्थिति वो काफ़ी ख़राब चल रही थी। बाबाराव विनायक के बड़े भाई बहुत ही मुश्किलों से अपने दोनों भाइयों को पढ़ा रहे थे। तो जब विनायक के ससुर ने ये बात कही कि भाई वो विनायक की आगे की जो कॉलेज की पढ़ाई होगी उसका पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, तो इसने विनायक को एक सहारा सा दिया और फाइनली वो शादी के लिए तैयार हो गए और 1901 में विनायक की शादी यमुना से हो गई। विनायक का मानना था कि हम अंग्रेजों से नफरत नहीं करते या अंग्रेजों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे दुश्मन इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमारी भारत माता को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मानवता ही हमारा धर्म है और मानवता ही हमारी जाति है। वो हर एक मीटिंग का अंत इन शब्दों के साथ करते थे, स्वतंत्रता की देवी की जय हो। और इन्हीं शब्दों के साथ जो मीटिंग होती थी उसमें जो लोग थे वो एक दूसरे से विदाई लेते थे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होने की खबरें आम हो गई तो इसने विनायक के अंतर्मन को झकझोरा और उनके जो कार्य थे वो और तीव्र हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र में जगह जगह जाकर सरकार की इस नीति की आलोचना की। इसी के साथ साथ 1904 और 5 में जब जापान ने रूस को हराया तो जो यूरोपियंस का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था ना, इन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता है, इनको हराना बहुत मुश्किल है, ये वाला जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था ये टूट गया और इस बात ने भारतीयों में नई आशाओं का संचार किया। 1 अक्टूबर 1905 में सार्वजनिक सभा मंडल में विनायक ने भाषण दिया और यहीं पर पहली बार उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें जो विदेशी वस्त्र हैं उनकी सामूहिक होली जलानी चाहिए। इस पर एनसी केलकर ने कहा कि भाई ये कैसा प्रस्ताव है, इससे अच्छा तो हम ये जो वस्त्र हैं ये गरीबों में बांट दें। इस पर विनायक ने कहा कि यहाँ पर विदेशी कपड़ों को नहीं बल्कि विदेशी सोच को जला रहे हैं हम, विदेशी सामानों के प्रति जो बढ़ता हुआ आकर्षण है ना उसको जला रहे हैं और इस विदेशी साम्राज्य की जड़ों को जला रहे हैं। विनायक ने ये विचार बाल गंगाधर तिलक के सामने भी रखा
और उन्होंने इस विचार का समर्थन किया और विनायक और मित्र मेला के सदस्यों ने एक साथ मिलकर जगह जगह पर विदेशी वस्त्रों की सामूहिक होली जलाई। लेकिन जल्द ही विनायक को अपने इस कार्य की सजा भुगतनी पड़ी। विनायक पर 10 रुपये का फाइन लगाया गया और कॉलेज के हॉस्टल से उनको निकाल दिया गया। इस तरह विनायक ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और साथ ही साथ ऐसे पहले स्टूडेंट बने जिनको अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण कॉलेज से निकाला गया। अब विनायक ने ऐसी स्थिति में अपने एक दोस्त जोगेलकर के घर शरण ली, लेकिन जो प्रिंसिपल थे फर्ग्यूसन कॉलेज के, उन्होंने इस बात पे गुस्सा होकर जोगेलकर को भी कॉलेज से निकाल दिया। अब फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल की इस जो डिसीजन उन्होंने ये जो लिया, विनायक को हॉस्टल से निकाल दिया और जोगेलकर को भी रस्टिकेट कर दिया, इस डिसीजन का कड़ा विरोध हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने न्यूज़पेपर में लिखा कि ये हमारे गुरु नहीं हो सकते। इसी के साथ साथ जो काल न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर ने भी लिखा कि भाई ये तो बड़ा शर्म का विषय है, हम कैसे समाज में रह रहे हैं, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ एक भारतीय दूसरे भारतीय को देश प्रेम के लिए दंडित करता है और फाइन लगाता है। तो इस बात का कड़ा विरोध हुआ चारों तरफ। 1905 के ही अंत तक आते आते बीए के एग्ज़ाम हुए और विनायक ने जो एग्ज़ाम्स थे वो बहुत अच्छे नंबरों से पास किए। अब उन्होंने अपनी वकालत की डिग्री जो पूरी करने के लिए विनायक अंतिम वर्ष के लिए, यानी अंतिम वर्ष की जो डिग्री बची थी, वो बॉम्बे में शिफ्ट हो जाते हैं। और बॉम्बे में भी विनायक के लगातार और अथक प्रयासों के कारण अभिनव भारत समूह का कार्य जो है वो प्रगति पर रहा। जल्द ही विनायक ने कोशिश की कि जो सरकारी पदों पर नियुक्त लोग हैं ना, अब उनको हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ऐसे देशभक्तों को अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ेंगे, इनकी वजह से हमें जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार का जो कार्यवाही है, उसके बारे में पता चलता रहेगा। विनायक ना इंडिविजुअल हीरोइज्म में बिलीव नहीं करते थे। उनको लगता था कि यहाँ वहाँ अंग्रेजी अधिकारियों को मार देने से ना वो डरेंगे और ना ही ये देश छोड़कर भागेंगे। तो वो मानते थे कि हम सभी को एक साथ आना होगा और समूह में हमें एक्शन लेना होगा। तो उनका कहना था कि हम सभी ना माचिस की तीली की तरह हैं, अगर हम एक साथ आ जाएं और चिंगारी पकड़ लें तो पूरे साम्राज्य को जलाकर खाक कर सकते हैं। अब इसी बीच दिसंबर 1905 में विनायक को पता चलता है कि जो श्यामजी कृष्णा वर्मा हैं, उन्होंने एक स्कॉलरशिप निकाली है। अब विनायक उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। श्यामजी कृष्णा वर्मा, मैं बता दूं कि वो एक बैरिस्टर थे जो कि इंग्लैंड में रहते थे और वो टैलेंटेड इंडियंस के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था इंडियन हाउस। ये एक बॉयज़ हॉस्टल जैसा था जहाँ पर जो टैलेंटेड इंडियंस हैं उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। अब जो स्कॉलरशिप लेने वाले जो छात्र थे, उनको ये प्लेज लेनी होती थी कि वो कभी भी ब्रिटिश सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता था उसको भी 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगले आने वाले 10 सालों में उनको उतारना होता था। अब जो विनायक की स्कॉलरशिप थी उसके लिए बाल गंगाधर तिलक और प्राणजपे दोनों ने ही रिकमेंडेशन लेटर लिखे और साथ ही साथ श्यामजी कृष्णा वर्मा भी विनायक के कामों से बहुत प्रभावित थे और फाइनली विनायक को ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब इंग्लैंड जाने से पहले विनायक ने जगह जगह पर भाषण दिए। उन्होंने यहाँ 4 भाषण नासिक में और 1 पूना में दिया। विनायक को शायद ही ये पता होगा कि 1905 में दिए गए ये भाषण आगे चलकर उन्हीं के खिलाफ राजद्रोह के मामले में यूज़ किए जाएंगे। अब 1906 में 9 जून को विनायक ने अपने परिवारजनों से विदाई ली और SS पर्शिया नामक जहाज में इंग्लैंड की ओर उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो अगले भाग में हम देखेंगे विनायक का इंग्लैंड जाना और साथ ही साथ इंग्लैंड में उन्होंने क्या क्या काम किए वो जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।